जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके, आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग शेयर्ड मेमोरी पैरेलल सिस्टम्स एंड द ओपन एमपी। तो इस टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करने से पहले अगर हम इसको क्विकली रिकॉल करें कि हम इससे पहले बिफोर सेशनल हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ के मेमोरी मॉडल्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो अगर आप इन सारी विजुअलाइजेशंस को देखें तो जो फर्स्ट डायग्राम है एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे एसएमपी आर्किटेक्चर्स को, दैट वाज अ यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर या यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मॉडल के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑफ कंप्यूटर मशीन्स मौजूद होती है और हम उनके साथ एक सिंगल डेडिकेटेड मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। इट मीन्स दैट कि अब अगर इसके अंदर मैं कोई भी पैरेलल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ या कोड को पैरेलल रन करता हूँ, तो जितने भी कंप्यूटर मशीन है हमारे पास, वो जिस भी थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तो हर एक थ्रेड के ऊपर जो रीड और राइट ऑपरेशन होगा वो बेसिकली इसी मेन मेमोरी के अंदर रिसाइड कर रहा होगा। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज एक्चुअली अ शेयर्ड मेमोरी सिस्टम। अब चूंकि हमने ओपन एमपी को अंडरस्टैंड करना है, तो ओपन एमपी को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि हमें ये पता हो कि शेयर्ड मेमोरी सिस्टम्स काम कैसे करते हैं, ये शेयर्ड मेमोरी मॉडल एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा होता है। क्योंकि ओपन एमपी जो बिलोंग करता है या ओपन एमपी जो हमें पैरेललिज्म इंट्रोड्यूस करता है या जो हमें फैसिलिटेट करता है कि हम अपने प्रोग्राम को पैरेलल बना सकते हैं, वो हमें शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर के अंदर फैसिलिटेट कर रहा होता है। तो जो फर्स्ट शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर हम इससे पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं, दैट वाज द एसएमपी, दिस वाज अ यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मॉडल। And the second architecture that we have already discussed in very detail, that was the NUMA, non-uniform memory access model. Why we are saying it is a non-uniform memory access? Because you can see here we have the four different nodes, and these are nodes are interconnected with the help of the some bus topology. Like it is somehow connected with the some interconnected, maybe the some network and something like this one. तो अब इस नोड के अंदर क्या चीज है कि आपके पास हर एक नोड के ऊपर फोर डिफरेंट सीपीयूज हैं, और हर चार जो एक नोड के ऊपर जो फोर सीपीयूज हैं, ये सारे के सारे एक डेडिकेटेड मेमोरी के साथ शेयर्ड है। इट मींस कि जो सिंगल एक नोड है ये एसएमपी की तरह की तरह वर्क कर रहा है या यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन अगर इस पूरे नेटवर्क को मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो ये एक न्यूमा आर्किटेक्चर है। यानी कि अगर इस सीपीयू ने अगर किसी भी मेमोरी को एक्सेस करना होगा जो कि इसके बिल्कुल नोड के ऊपर मौजूद है, तो ये एक लोकल मेमोरी है। तो यहाँ पर भी ये रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा टास्क हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं या सीपीयू इस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है जिसकी डाटा लोकेलिटी और उसको डाटा एक्सेस करना है जो कि इस मेमोरी पोर्शन पे रिसाइड करता है, तो डेफिनेटली this CPU is required to initiate some signals that can access this global part of this memory. तो NUMA architecture के अंदर you can also relate the previous concepts. We have the two different type of the memory. This was the local memory and the global memory, and obviously the faster speed is always provided by the local memory, and the global memory is slower as compared to the local memory. Because why we are trying to understand and recall these two architectures, because these are the memory shared model. And before trying to understand how the OpenMP is trying to make the code in parallel fashion, so that is actually required, we should have understanding of the memory shared systems or the shared memory models. और अब अगर आप ये थर्ड डायग्राम को विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज सम लाइक अ हाइब्रिड नेटवर्क, हाइब्रिड ऑफ द एसएमपी एंड द न्यूमा। बिकॉज द सिंगल नोड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें मैं यूज करूँ यहाँ पर ओपन एमपी सीपीयू फोर सीपीयूज और एक मेमोरी है, और ये पूरा जो एक नेटवर्क है ये एक न्यूमा आर्किटेक्चर पे बेस करता है। लेकिन जो एक सिंगल एक जो नोड है एक्चुअली ये एसएमपी एक यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस पे बेस करता है। तो अब यहाँ पर ओपन एमपी हम जो यूज कर रहे हैं एक्चुअली क्या होगा कि ओपन एमपी एक कंपाइलर सेट ऑफ कंपाइलर डायरेक्टिव्स होता है, जिसके पास कुछ डिफरेंट डायरेक्टिव्स होंगे, लाइब्रेरी रूटीन्स होंगी, कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल होंगे जो कि प्रोग्रामर को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि आपने अपने कोड को पैरेलल फैशन के अंदर कैसे रन करना है या अपने कोड को पैरेलल कैसे बनाना है। तो इट मीन्स कि ओपन एमपी इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द पैरेलल वर्जन ऑफ द कोड व्हेन एवर वी हैव द शेयर्ड मेमोरी सिस्टम। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर इस के ऊपर अगर मैं कोड को ओपन एमपी के अंदर को यूज करते हुए मैं अगर कोड को पैरेलल बनाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर मैं शेयर्ड मेमोरी सिस्टम के अंदर कोड को पैरेलल बना सकता हूँ। एंड सिमिलरली सेम सेम कॉन्सेप्ट आई कैन अप्लाई फॉर द सेकंड नोड, आई कैन डू द सेम अप्लाई फॉर द थर्ड node and same for the fourth one. But here you can also observe there is another term which is an MPI, and MPI is nothing, it is only a message passing interface, and the MP is involved whenever we are working on the distributed memory system। कि अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम पे काम करना है, तो वहां पर अगर फॉर एग्जांपल कुछ थ्रेड जो है वो एक मेमोरी इन इन सीपीयूज के ऊपर कनेक्टेड है या एग्जीक्यूट हो रहे हैं और कुछ यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, and we want to transfer some information from one thread to another thread, so definitely, and these all resides in the distributed network. So for that purpose we are required to use the MPA, message passing interface. So that of course we have to be cover this concept later in the course as well. So till this point we are trying to understand what is the memory shared models. So
before trying to understand the working of the OpenMP, so we should have a strong understanding of the shared memory system. तो अब अगर हम थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करें तो अभी तक हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया है कि जो भी प्रोसेस है जो भी हमारे पास सीपीयूज हैं, ये डेफिनेटली एक शेयर्ड मेमोरी सिस्टम के अंदर हमारे आर्किटेक्चर्स के अंदर रहते हुए थ्रेड्स को क्रिएट करते हैं और हमारे कोड्स को पैरेलल बना रहे होते हैं। और अभी तक आप लोगों ने असाइनमेंट 1 के अंदर भी ये जितनी डिस्कशन हम लोगों ने क्लास के अंदर की हैं, ऑब्वियसली दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन द थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट, कि आप थ्रेडिंग बेस को या थ्रेडिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए आप कैसे अपने कोड को पैरेलल बना सकते हैं। और ये सारा का सारा जो हम एक पैरेलल बनाते हैं कोड को, जो पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो इसके ऊपर एक पूरा एक पैरेलल लाइफ साइकिल होता है जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट किया था, कि जिसके अंदर प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग आती है, डिकम्पोजिशन आता है, असाइनमेंट आता है, रजिस्ट्रेशन आती है, कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन आती है। तो जब भी आप ई थ्रेड्स को यूज करते हो या थ्रेडिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे होते हो, तो आप ये पैरेलल लाइफ साइकिल को मैनुअली इंप्लीमेंट कर रहे होते हो। यानी कि हमने प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के अंदर सीरियल वर्जन ऑफ कोड को देखना होता है, और फिर हमने खुद से डिकम्पोजिशन अंडरस्टैंड करनी है कि मुझे टास्क लेवल डिकम्पोजिशन ऐड करनी चाहिए या डोमेन लेवल डिकम्पोजिशन ऐड करनी चाहिए, वो प्रॉब्लम फाइन ग्रेन होगा या वो प्रॉब्लम कर्व्स ग्रेन होगा, असाइनमेंट में कैसे करूंगा, अगर फाइन ग्रेन प्रॉब्लम्स हैं तो कैसे होगी, कर्व्स ग्रेन प्रॉब्लम है तो असाइनमेंट कैसे होगी, एंड सो ऑन। तो एक्चुअली जो कंप्लीट हमारा जो एक पैरेलल लाइफ साइकिल है, तो हम मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम इस पूरी जो पैरेललाइजेशन स्ट्रेटेजी है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और जब हम इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म, कि हम एक्सप्लिसिटली किसी भी सीरियल वर्जन ऑफ कोड को हम पैरेलल पैरेलल के अंदर या पैरेलल वर्जन्स के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और जो सेकंड टाइप है जो जो कि हम शेयर्ड मेमोरी सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामर डायरेक्टेड। और प्रोग्रामर डायरेक्टेड का मतलब ये होता है कि अब हमारे पास कुछ कुछ लाइब्रेरीज या कुछ डायरेक्टिव्स या कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस, कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल, कुछ क्लासेस ऐसी मौजूद हैं जो कि प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करेंगी कि वो लेस टाइम के अंदर वो मैक्सिमम कोड को पैरेलल बना सकता है, बाय राइटिंग सम लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बाय डिफाइनिंग सम चंक ऑफ ब्लॉक, बाय डिफाइनिंग सम काइंड ऑफ रूल्स, बाय डिफाइनिंग सम टाइप ऑफ डायरेक्टिव्स। तो हम इन सब को यूज करते हुए हम अपने कोड को इम्प्लिसिटली जब वो पैरेलल बना रहे होते हैं, जिसको हम प्रोग्रामर डायरेक्टेड भी कहते हैं। और ये प्रोग्रामर डायरेक्टेड बेस्ड पैरेललिज्म जो अचीव करनी है हमने, या इम्प्लिसिट पैरेललिज्म जो हमने अचीव करनी है, उसके लिए हम जो यूज करेंगे वो बेसिकली ओपन एमपी यूज करेंगे। अब ओपन एमपी क्या है? ओपन एमपी एक सेट ऑफ कंपाइलर डायरेक्टिव्स हैं, कुछ लाइब्रेरी रूटीन्स हैं हमारे पास, कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, जिनको यूज करते हुए हम क्या कर रहे होंगे, शेयर्ड मेमोरी सिस्टम के अंदर हम इस कोड को जो है वो पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अब एक्चुअली ये जो बेस कर रहा होता है, ये जो सी लैंग्वेज और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम थी, जो थी वो फोर्टॉन लैंग्वेज के अंदर थी, और फिर जो है सी एंड सी प्लस प्लस देयर, इसकी जो डिफरेंट जो रिलीज हिस्ट्री है, वी हैव टू बी कम अप दिस रिलीज हिस्ट्री मे बी टू आफ्टर 1 or 2 स्लाइड्स। तो 1997 अप टू 2028 एंड सो ऑन, इसके डिफरेंट जो वर्जन है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर थे, वो हमने इसको जब वो रिलीज किया। तो मेनली जो ओपन एमपी है वो बेस कर रहा है हमारे पास डायरेक्टिव्स के ऊपर और रन टाइम रूटीन्स के ऊपर, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इसके अंदर मौजूद होंगे। अब इन तीनों को अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो डायरेक्टिव्स एक्चुअली क्या होते हैं? डायरेक्टिव्स आर नथिंग, दीज आर ओनली सम सेट ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंपाइलर को प्रोवाइड करते हैं। और ये डायरेक्टिव्स जो होते हैं ये कंपाइलर को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपने इस पोर्शन ऑफ कोड को जो है वो पैरेलल में कन्वर्ट कर देना है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के डायरेक्टिव्स आएंगे जो कि हम थोड़ा सा आगे जाकर आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टिव्स को कैसे यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास रन टाइम रूटीन्स होती हैं। अब जो रन टाइम रूटीन्स हैं ये ओपन एमपी के अंदर क्या होती हैं? दीज आर द फंक्शंस, यू कैन से, जो कि हमें ओपन एमपी की लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, और जो अलाउ कर रहे होते हैं प्रोग्रामर को कि वो अपने पूरे जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, या उस पूरे प्रोग्राम के कंट्रोल को पैरेलल वर्जन्स के अंदर जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं या एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं रन टाइम के ऊपर, which is very important because runtime routine it is nothing, it is only a set of the functions so that allow the programmer to control the execution of the program in parallel fashion, but at the runtime, during runtime you can control the parallel execution of the program. And the third main important thing that we have in this case, which is the environment variable. So environment variable are slightly different with respect to the directives and the runtime routines.
but these are not much different with respect to this, because the major goal and objective of the environment variable is also the same, like we have the directive and the runtime routines, because our intention is to make the code in parallel fashion as much we can do it, and in very implicit manner, and in very easy manner, and in very efficiently manner as well. So what are the environment variables? So these are the control settings, you can just say these are the control settings. So that can be done by the programmer, of course. Or this the important thing is, of course, the programmer is trying to control the settings of the code as well, but in the with the help of the environment variable, so हमें कोड के अंदर कोई मैक्सिमम या मेजर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब जस्ट लाइक आप ऐसे समझें कि हम इसको कोई कमांड लाइन के थ्रू हम कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करेंगे कि जो कि हमारे पूरे पैरेलल वर्जन ऑफ कोड को अंडरस्टैंड करेगा और उसको उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा। कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कमांड लाइन के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन पास कर देता हूँ कि जो ये लाइन ऑफ कोड जो है, या ये जो मेरे पास प्रोग्राम यूज हो रहा है, इसको मैं 10 टाइम या 20 टाइम इसको रन करना चाहता हूँ, जो कि पैरेलल फैशन के अंदर होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स के मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज करते हुए मैं नंबर ऑफ थ्रेड्स पास कर सकता हूँ। तो जब ये नंबर ऑफ थ्रेड्स मैं पास करूंगा तो डेफिनेटली मुझे उस पूरे कोड सीक्वेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, मैं जस्ट कमांड लाइन से पास कर रहा हूँ। So that's why we can say the environment variables have the same objective, but obviously they provided the much facilitation to the programmer. Like you can do the parallel version of the code, but without modifying the code, without modifying the code. That's why these are the three the different type of the functionalities we have in the OpenMP. So हम initial next step हम examples पे पहुंचेंगे, तो हम directives, runtime routines और environment variables को use करते हुए हम कोड को जो है पैरेलल वर्जन्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे। ओके, सो द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेजर गोल ऑफ द ओपनएमपी। तो ओपनएमपी का मेजर गोल क्या है? तो that's a very straightforward and the single line goal is the standardization, because we want to achieve, our OpenMP is interested to achieve the standardization. Why? Because जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंटरफेसेस हो सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी शेयर्ड आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं। तो द प्रॉब्लम इज कि अगर हम इसके लिए स्टैंडर्ड कोई एक लाइब्रेरी यूज नहीं करते, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इंटेल एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स एंड द डिफरेंट वेंडर सपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड their own set of library functions and their own set of some parallel architecture, or their own set of some framework that we are required to use to make the code parallel whenever we have these type of the systems in our cluster. तो ये प्रॉब्लम होता है कि जब आपके पास कोई भी क्लस्टर आता है, उसके अंदर डिफरेंट स्पोर्ट्स के या डिफरेंट वेंडर स्पोर्ट्स के या डिफरेंट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और आप उनके अंदर कोई पैरेलल एक पोर्शन या पैरेलल कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो फिर डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द कंपैटिबिलिटी, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर जो ओपन एमपी जो यूज करते हैं, दैट्स व्हाई द ओपन एमपी इज फेमस, एंड ओपन एमपी इज द is the fundamental requirement in order to understand in order to make the code in the parallel fashion. तो इस वजह से हम ओपन एमपी को जब वो ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। ओके, सो दीज आर द सम रिलीज हिस्ट्रीज कि अगर आप यहाँ पे देखो तो अक्टूबर 1997, so initially it was built in the 14 1.0, then C and C++ and so on. And so there are the different release histories and the versions of the OpenMP that we have so far. ओके, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक फंडामेंटल और एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है, जिसके अंदर हम इसको देखें तो ये एक थ्रेडिंग बेस्ड सी प्लस प्लस इज अ वर्जन ऑफ द कोड, जिसके अंदर हम कोई हेलो वर्ड को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो अब अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये जो सिंपल सी प्लस प्लस का जो कोड है, ये क्या कर रहा है, तो इसके कुछ 4 to 5 डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं। इफ आई ट्राई टू कंक्लूड इट, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि जो मेन प्रोग्राम है, जो कि मेरे पास एक मास्टर थ्रेड है, ये स्टार्ट होगा। और जब ये स्टार्ट होगा तो ये अपने साथ, यानी जैसे ये स्टार्ट होगा तो ये 4 थ्रेड्स क्रिएट करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस। तो एक्चुअली यहाँ पर हम 4 थ्रेड्स को क्रिएट कर रहे हैं। इट मीन्स कि लूप इज ट्राइंग टू डिसाइड कि मुझे कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स को यहाँ पर जो है वो क्रिएट करना है। और हर जो थ्रेड है बेसिकली वो एक थ्रेड फंक्शन को कॉल कर रहा है, विच इज अ THRFUNC। तो जैसी कोई थ्रेड क्रिएट होगा तो ये थ्रेड इस थ्रेड फंक्शन को कॉल करेगा, मीन इस थ्रेड फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। और ये जो थ्रेड फंक्शन है, इसके अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, हम एक हेलो का मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, हेलो मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं। और साथ हम ये बता रहे हैं कि ये जो हेलो मैसेज है, ये किस थ्रेड की तरफ से जनरेट हुआ है। मीन अगर हम 4 थ्रेड जनरेट कर रहे हैं, तो 4 थ्रेड क्रिएट होने के बाद का मतलब है कि 4 टाइम मुझे हेलो मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, और हर हेलो मैसेज अपने साथ एक आईडी प्रिंट करेगा। ये जो हेलो मैसेज है, ये थ्रेड नंबर 0 से इनिशिएट हुआ है, और ये वाला जो हेलो मैसेज है, ये थ्रेड नंबर 1 से इनिशिएट हुआ है, ये वाला हेलो मैसेज थ्रेड नंबर 2 से इनिशिएट हुआ है। तो ये दूसरा काम था इसके अंदर, यानी मास्टर थ्रेड हमारा स्टार्ट होगा, विच इज अ मेन फंक्शन, मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ,
हमने 4 थ्रेड्स क्रिएट किए और हर थ्रेड ने एक थ्रेड फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, और जो थ्रेड फंक्शन था बेसिकली 4 स्टेप के ऊपर, वो हेलो मैसेज के साथ आईडीज को प्रिंट करेगा, और उसके बाद हम वेट करेंगे और ज्वाइन करेंगे थ्रेड्स, और उसके बाद ये कोड जो का ये फिनिश हो जाएगा। सो इट मींस यहाँ पर ये एक क्लासिकल, ये फंडामेंटल वे है कि आपने एक सीरियल वर्जन ऑफ प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या था कि यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ कोड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज एंड दैट कैन बी प्रिंट द हेलो मैसेज, बट of course you have to be display this hello message 4 times, and every time the hello message is required to display, the hello message is initiated from the thread number of 0. So this was my problem, and the problem understanding, okay, I tried to understand, okay, what could be the serial version of this code, and then I tried to convert into the into the parallel version of the code where I have created threads, and then I created this function, and then once I will run this, of course, the code, and then it will display the hello message 4 times and so on. So ये एक फंडामेंटली एक क्लासिकल एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम 4 टाइम हेलो मैसेज को डिस्प्ले कर रहे हैं. Now, if we are interested to do the same task, and if you're interested to do the same task with the help of the OpenMP, so how it is simple. So you can say कि अगर मैं उसी काम को मैं OpenMP के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो सबसे पहले व्हाट आई रिक्वायर्ड हैश इंक्लूड omp.fh. तो जस्ट लाइक जैसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, तो मुझे सबसे पहले omp.fh रिक्वायर्ड होगा, मैं इसको इंक्लूड करूंगा. जैसे ही मैं इसको इंक्लूड करूंगा, तो इसके जितने भी बिल्ट इन डायरेक्टिव्स होंगे, लाइब्रेरी फंक्शंस होंगे, एनवायरमेंट वेरिएबल होंगे, वो इनेबल कर दिए जाएंगे, और मैं उनको यूज करते हुए डिफरेंट जो फंक्शनैलिटीज हैं, इनकी जो बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज हैं, उनको मैं यूज कर सकता हूँ. सॉरी. अब अगर आप यहाँ पर देखें, तो सबसे पहले मैंने हैश प्रेगमा ओएमपी पैरेलल डिफाइन किया. अब हैश प्रेगमा ओएमपी पैरेलल ये क्या काम करेगा? सबसे पहले मुझे इसका एक स्कोप डिफाइन करना है, इसकी बाउंड्री डिफाइन करनी है, जो कि कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगी और जहाँ पर एंड हो जाएगी. तो इट मीन्स कि इसकी ब्रैकेट्स के अंदर, इसकी बाउंड्री के अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा, इसका मतलब है कि आप इस कोड को पैरेलल कन्वर्ट कर दें, इस कोड को पैरेलल बना दें. अब कैसे पैरेलल बनाया जाएगा? इसका मतलब इट विल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द कोड्स ऑन योर कंप्यूटर मशीन्स, कि आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के ऊपर जितनी भी मशीन्स हैं, सॉरी, जितनी भी कोर्स हैं, और वो कोर जितने थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली तो ये जो वर्जन ऑफ कोड होगा, ये इतने टाइम रन होना स्टार्ट हो जाएगा. बिकॉज प्रीवियस एग्जांपल के अंदर, अगर आप इस एग्जांपल को देखो, तो यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं कि हम इस थ्रेड्स को 4 टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं एक डायरेक्टिव पास कर रहा हूँ विच इज अ हैश प्रेगमो एमपी पैरेलल, तो अभी तक इसके साथ कोई भी काउंट मेंशन नहीं है. अगर कोई काउंट मेंशन नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर होगा, वो रन टाइम के ऊपर हमारे जो आर्किटेक्चर की जो कोड्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हुए इस कोड का पैरेलल वर्जन जो होगा, वो हमें प्रिंट करके दे देगा, उसको जनरेट कर देगा. और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो एमपी डॉट गेट अंडरस्कोर थ्रेड अंडरस्कोर नंबर, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या काम कर रहे हैं, दिस इज सिंपल अ क्लॉज, सो विच इज इंपॉर्टेंट टू गेट द नंबर, आईडी नंबर या थ्रेड नंबर. तो मुझे थ्रेड नंबर यहाँ से गेट करना था, जिसके लिए मैं ओएमपी अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर थ्रेड अंडरस्कोर नम को यूज कर रहा हूँ. तो अब होगा क्या, वही हेलो वर्ड फ्रॉम थ्रेड, थ्रेड आईडी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, हेलो वर्ड फ्रॉम थ्रेड, थ्रेड आईडी डिस्प्ले हो जाएगी, हेलो वर्ड फ्रॉम थ्रेड एंड थ्रेड आईडी डिस्प्ले हो जाएगी. इट मींस आई एम रिपीटिंग इट 3 टाइम्स. इट मीन इट विल डिपेंड्स ऑन कि आपके पास कितनी कोर्स हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो होगा, ये हमारे पास हमें आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा. तो टिल दिस पार्ट आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव बिल्ट सम फंडामेंटली कॉन्सेप्ट के ओपन एमपी हमें कितना फैसिलिटेट कर रहा है कि हम अपने कोड को पैरेलल वर्जन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके. Up again, if this is not a new language, it is just like a library calls, and these are only a compiler directives, or you may say this is something like a variables. तो जो कि हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हमें कोई ऑटोमेटिक या हमें कोई एक्सप्लिसिटली हमें पैरेललिज्म नहीं करनी, तो हम इम्प्लिसिटली जो है वो इसको यूज करते हुए हम पैरेलल यूज कर सकते हैं. नो, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट दैट यू मे सी हियर, इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम कोई कंपाइलर जो है वो हमारे इस ओएमपी डायरेक्टिव्स को या लाइब्रेरी फंक्शंस को सपोर्ट ही नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा? द सिंपलेस्ट आंसर इज कि वो उस कोड को सीरियल वर्जन के अंदर जो है वो सिंपली एग्जीक्यूट कर देगा, इंस्टेड ऑफ उसके अंदर फिर वो पैरेलल या वो ऐड ऑन नहीं कर रहा होगा. ओके. The next is OpenMP syntax. So अब OpenMP का जो syntax है, we have some different examples maybe that will come to the next slides. Okay. तो इसके अंदर हमारे पास एग्जीक्यूशन या कोई भी जब आपने डिफाइन करना होगा, तो हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज या कैसे पास कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हैश प्रेगमा एंड देन ओएमपी एंड देन कंस्ट्रक्ट एंड देन क्लास. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये डिफाइन करना होता है कि हैश प्रेगमा, basically this is a this you may say hash is just like you are using
in order to include the header files and just like something like. तो इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप के फर्दर इसमें जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो क्लॉजेस हैं, वो आते जाएंगे। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल फॉर का लूप है, सेक्शन का लूप है। अगर मुझे सिंक्रोनाइजेशन करनी है, मैं फिर कैसे काम कर सकता हूँ? अगर मुझे किसी वेरिएबल को प्राइवेट करना है, डिफॉल्ट करना है, तो हम इस पैटर्न के ऊपर उन सब क्लासेस को, कंस्ट्रक्ट को हम डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जैसे पैरेलल बनाना है, अगर मुझे कोई फॉर के लूप के लिए अगर मुझे उसको पैरेलल में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो यहाँ पर मैं बहुत जेनेरिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्चुअली ये एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम ओपन एमपी की कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है वो राइट डाउन कर रहे होंगे। तो अब हर एक सेक्शन के लिए हमने कैसे कंपाइल करना है, ऑफ कोर्स वो हम नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बात कर लेते हैं। तो अब जैसे अभी मैं आपको लास्ट स्लाइड के ऊपर ये बता रहा था कि अगर कोई ऐसा कंपाइलर आपके पास है जो कि ओपन एमपी को सपोर्ट नहीं करता, तो फिर डेफिनेटली हमारा जो कंपाइलर होगा वो प्रोग्राम को तो कंपाइल कर देगा, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर वो कोई भी जो पैरेललिज्म है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा होगा। अब ये जो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन मॉडल होता है, ये इसको हम एक स्पेसिफिक एक टर्मिनोलॉजीज के साथ मेंशन करते हैं। इस एग्जीक्यूशन मॉडल से मेरी क्या मुराद है कि जब भी हम पैरेललिज्म ऐड करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक मास्टर थ्रेड क्रिएट हो रहा होगा, और फिर ऑब्वियसली जो हमारे पास जो वर्कर थ्रेड्स हैं वो क्रिएट होंगे, फिर हम उनको ज्वाइन कर रहे होंगे। नॉर्मली हम जब प्री थ्रेडिंग की बात करते हैं तो हम इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अब फॉर्क ज्वाइन एग्जीक्यूशन मॉडल क्या है? जो कि हमारा जो ओपन एमपी है, वो बेसिकली इस फॉर्क एक जॉइंट एग्जीक्यूशन मॉडल पे बेस कर रहा होता है कि सबसे पहले जब भी हम कोई भी ओपन एमपी के अंदर कोई भी हम अपना कोड रन कर रहे होंगे, या कोड के अंदर हम कोई भी ओपन एमपी क्लासेस या कंस्ट्रक्ट को यूज कर रहे होंगे, तो क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास एक प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और वो जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा डेफिनेटली वो एक मेन प्रोग्राम होगा, जिसको हम कहते हैं हमारे पास वो एक मास्टर थ्रेड स्टार्ट होगा। अब जैसे ही मास्टर थ्रेड स्टार्ट होता है, तो वो क्या काम कर रहा होता है कि वो पैरल रीजन क्रिएट करता है। यानी अपने पास अगर फॉर एग्जांपल मुझे चार, मैंने डिफाइन किया हुआ कि मुझे चार थ्रेड्स क्रिएट करनी है या पांच थ्रेड्स क्रिएट करनी है, तो ये क्या काम करेगा? उस जैसी मास्टर थ्रेड इनिशिएट हुआ, यू कैन सी ये दिस रेड कलर एरो व्हिच इज इंडिकेटिंग द मास्टर ऑफ ए, तो उसके बाद वो फॉर्क कर देगा। फॉर्क मींस दैट कि जितने नंबर ऑफ मुझे थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर मैं इतने थ्रेड्स को क्रिएट कर दूंगा। और जब ये थ्रेड्स क्रिएट होंगे, उसके बाद डेफिनेटली ज्वाइन के फेज में हम क्या काम कर रहे होते हैं कि दोबारा से जब वो थ्रेड्स अपने डेफिनेटली क्रिएट हुए, थ्रेड पैरा रीजन क्रिएट हुआ, उसके अंदर रीजन के अंदर हमारे पास जो पैरेलल जो टास्क थे, जो थ्रेड्स थे, वो एग्जीक्यूट होंगे, और एग्जीक्यूट होने के बाद हम उनको ज्वाइन कर रहे होंगे। तो एक्चुअली ये फॉर्क ज्वाइन एग्जीक्यूशन मॉडल है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सी प्लस प्लस का कोई भी कोड है, या कोई भी एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम यानी कुछ सीरियल लाइंस ऑफ कोड भी लिख रहे हैं, और फिर हम उसको पैरेलल भी बना रहे हैं, फिर लेटर ऑन फिर सीरियल कर रहे हैं, फिर हम इसको पैरेलल कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हर एक पैरेलल रीजन से पहले एक फॉर्क ज्वाइन एग्जीक्यूशन मॉडल एग्जीक्यूट होगा। फिर अगर सीरियल लाइन ऑफ कोड आती है, तो फिर वो सीरियल चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। दोबारा जैसे ही हमारे पास कोई पैरेलल रीजन आता जाएगा, तो दोबारा से उसके ऊपर फॉर्क ज्वाइन एग्जीक्यूशन मॉडल जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर्क ज्वाइन मॉडल इज नथिंग, इट इज ओनली यू कैन से कि कैसे हमारे पास ये एग्जीक्यूशन मैनेज हो रही होती है कि स्टार्ट होता है मास्टर थ्रेड, फिर वो फॉर्क करता है, फिर वो जितने पैरेलल रीजन है उनको वो क्रिएट करता है, फिर उन पैरेलल रीजन्स के अंदर हमारे जो टास्क है वो एग्जीक्यूट होते हैं, फिर हम उनको ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद हम दोबारा से एक सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि हमें किस हद तक इससे हमें हेल्पफुल होना है, हमें फैसिलिटेट करता है, इम्प्लिसिटली ये मैनेज कर रहा होता है ओपन एमपी। कि अगर फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आप देखो कि हम एक लूप चला रहे हैं, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन ऑफ कोर्स इट्स 1000, and if you are interested to split this loop into the multiple of threads, so definitely अगर हम इसकी बहुत एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करें कि अगर मेरे पास 4 कोर्स हैं, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ कि 250 ऑपरेशंस मैं 4 कोर्स के ऊपर रन कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स आई कैन डू द डोमेन डिकम्पोजिशन फॉर दिस केस ऑफ, आई कांट डू द फंक्शनल डिकम्पोजिशन बिकॉज देयर इज ओनली वन फंक्शन दैट वी आर परफॉर्मिंग इन दिस लूप। तो इट मींस टिल दिस पॉइंट ऑफ कोर्स आवर मेथोडोलॉजी इज लाइक दिस वन कि हम उसको स्प्लिट करते हैं। अब अगर यही एग्जांपल अगर मुझे ओपन एमपी के थ्रू सॉल्व करनी है, और मैं ओपन एमपी को यूज करके अगर इस कोड को पैरेलल बनाना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पर देखिए जस्ट आई नीड टू डिफाइन इट हैश pragma एमपी पैरेलल फॉर। तो जब मैं ये राइट डाउन करूंगा, तो उसके बाद जो ये वाला लूप है, ये ऑटोमेटिकली जो ओपन एमपी के ये जो डायरेक्टिव्स हैं, ये उसको एक्सप्लिसिटली खुद से इम्प्लिसिटली खुद से जो है वो मल्टीपल कोर्स के ऊपर जो है उसको रन करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें नहीं पता कि उसके अंदर नंबर ऑफ इटरेशंस क्या इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी, या एक कोर जो है उसके ऊपर ज्यादा एग्जीक्यूशन रन की जा रही होंगी, दूसरी कोर के ऊपर सबसे कम एग्जीक्यूशन रन की जा रही होंगी, वट एवर हाउ इट इज हैंडलिंग, इट इज एक्चुअली द बैक एंड के ऊपर जो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली जो ये मैनेज किया जा रहा होता है। हमें एक्सप्लिसिटली इसको हैंडल करने की जरूरत नहीं होती है।
ओके। अब जो हमारे पास ओपन एमपी की जो डायरेक्टर जो डायरेक्टिव्स होते हैं बेसिकली, वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आप देखें स्पॉनिंग अ पैरेलल रीजन, एंड देन वी कैन डू द डिवाइडिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ अ कोड, एंड देन ऑफ कोर्स वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द लूप आइटरेशन। तो ये कुछ डिफरेंट पर्पसेस हैं जिन पर्पस के लिए हम इस डायरेक्टिव्स को यूज करते हैं। मीन पैरेलल रीजन से मुराद है कि हम सबसे पहले कोई भी जो थ्रेड्स जो है वो क्रिएट होते हैं, फिर जैसे हम पूरा एक लाइफ साइकिल अंडरस्टैंड करते हैं, फिर ऑफ कोर्स वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर वो फिनिश होंगे, फिर हम उनको ज्वाइन करेंगे, फिर हम उसको फिनिश करेंगे। इसी तरह हम अपने कोड्स को डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। और अगर हम मुझे लूप्स कुछ अब अगर पैरेलल रीजन में या पैरेलल वे के अंदर एग्जीक्यूट करना है, तो मैं लूप्स के इटरेशन को भी जो है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो अब अगर हम इस डायरेक्टिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हैश प्रैग्मा इसको हम सेंटिनल कहा इसको कहते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सेंटिनल्स हमारे पास मौजूद होंगे, जो कि हम अगली क्लास हम नेक्स्ट क्लासेस में हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। उसके बाद सेंटिनल पास करने के बाद मुझे डायरेक्टिव नेम बताना होता है। डायरेक्टिव नेम का मतलब है यहाँ पर पैरेलल। अब यहाँ पर क्या हम और डिफरेंट टाइप के भी हम पास कर सकते हैं ऑब्वियसली। यहाँ पर और डिफरेंट टाइप के भी डायरेक्टिव नेम्स को हम पास कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट अगर मैं पैरेलल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे कुछ पैरेलल रीजन ऑफ कोर्स कुछ क्रिएट करना है। एंड सिमिलरली अगर मुझे लूप्स की तरफ जाना होगा, तो मैं फॉर कर दूंगा। मैं यहाँ पर सेक्शन का भी यूज कर सकता हूँ कीवर्ड। यहाँ पर मैं क्रिटिकल का सेक्शन भी यूज कर सकता हूँ। मैं अगर किसी भी थ्रेड को मास्टर थ्रेड बनाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मास्टर का वर्ड यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर सिंगल का वर्ड यूज कर सकता हूँ। इट मीन्स ऑफ कोर्स वी हैव the different directive names as per the functionality that we are interested to achieve or we want to implement in the code as well. एंड सिमिलरली उसके बाद मेरे पास जो थर्ड चीज आती है, ये क्लॉजेस होती हैं। और क्लॉजेस आर दी ऑप्शनल, कि हमें कुछ जगहों पर हमें क्लासेस पास करनी होती है और कुछ जगहों पर हमें क्लासेस की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, अब जो ये एक यू कैन से कि हमारे पास ये कोई एक ऑप्शनल मॉडिफायर हो रहा होता है, जो कि हमारे इस कंस्ट्रक्ट के फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है, या कंस्ट्रक्ट के बिहेव को कंट्रोल कर रहा होता है कि इस कंस्ट्रक्ट में कैसे बिहेव करना है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये प्राइवेट का एक क्लॉज यूज किया जा रहा है, और वेरिएबल वी आर एक वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि जब हम इस पूरे कोड को पैरेलल एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये जो वेरिएबल है ये प्राइवेट है। ऑब्वियसली इस बात को अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, कि जब ये पैरेलल होगा तो डेफिनेटली कुछ थ्रेड्स क्रिएट होंगे। जब ये थ्रेड्स क्रिएट होंगे, तो इट मीन्स कि जो ये वाला वेरिएबल है, क्या ये हर थ्रेड के लिए एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा। और अगर हर थ्रेड के लिए एक्सेसिबल है और हर थ्रेड इसके ऊपर कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और अगर इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा। क्या ये सिर्फ मास्टर थ्रेड के लिए रीडेबल होगा, या किसी भी थ्रेड के लिए रीडेबल नहीं होगा, या वट एवर, बट वट कुड बी द डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस। of course we have to be understand in detail whenever we will try to understand कि ये different type of classes कैसे काम कर रही हैं। तो कुछ कुछ हमारे पास वैलिड क्लासेस हैं, जो कि हम पैरेलल कंस्ट्रक्ट के साथ हम यूज कर रहे होते हैं। तो वो क्या है, इफ है, कंडीशनल एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स हम पास कर सकते हैं, जैसे कि भी हमने बात की थी लास्ट एग्जांपल के अंदर। हम लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स के लिए ऑफ कोर्स हम प्राइवेट का वर्ड यूज कर सकते हैं, हम शेड का वर्ड यूज कर सकते हैं, हम डिफॉल्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं, हम कॉपी इन की बात कर सकते हैं, मीन यहाँ पे क्लास यूज कर सकते हैं, रिडक्शन की क्लास यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। फर्स्ट प्राइवेट की बात कर सकते हैं, हम लास्ट प्राइवेट की बात कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट वैलिड क्लॉजेस, जो कि हम इस पैरेलल कंस्ट्रक्ट के साथ हम डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर जो है वो यूज करते जाएंगे। ओके। अब जो हमारे पास ये जो ओपन एमपी कंस्ट्रक्ट्स हैं, इनको हम 5 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफाइन करते हैं, एज पर दी ऑफ कोर्स फंक्शनैलिटीज एंड एज पर द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक द पैरेलल रीजन। ऑफ कोर्स हम पैरेलल रीजन अगर हमें चाहिए, तो हम पैरेलल का यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट ट्रांसफर। फिर हम वर्क शेयरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम डाटा इन्वायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, एंड सिमिलरली हम जहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और देन रन टाइम फंक्शन और इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए भी हम यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्ट जो है वो डिफरेंट फिफ्थ कैटेगरीज के अंदर डिफाइन कर रहा होता है। तो इट मीन्स के ये जो कॉन्स्ट्रक्ट है बेसिकली, ये स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि आपने कौन सा पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब हम कोई पैरेलल ऑपरेशन डिफाइन कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो होगा वो फिर हमारा जो कॉन्स्ट्रक्ट होगा वो यूज किया जाएगा। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल के अंदर आपको बताया कि आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा हैश प्रैग्मा पैरेलल ही लिखा जाएगा, यहाँ पर और भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर सेक्शन भी हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे हम वर्क शेयरिंग की बात कर रहे थे। इसी तरह हम यहाँ पर सिंगल की बात कर लेते हैं। इसी तरह अगर मैं सिंक्रोनाइजेशन की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्रिटिकल की बात कर लेता हूँ, यहाँ मैं बैरियर का वर्ड यूज कर लेता हूँ। तो ये वो सारे कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं जो कि जो वो सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जो कि हर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो ओपन एमपी जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, ये हमें फैसिलिटेट कर रहे होंगे।
ओके, सिमिलरली दिस इज अ क्विक एग्जांपल। तो जस्ट अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर हम इसको एक वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। तो जस्ट दिस इज ओनली जस्ट डिफाइनिंग कि यहाँ पर हैश प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल, तो अभी मैंने बताया कि पैरेलल का मेरे पास एक कॉन्स्ट्रक्ट है, तो ये बाउंड्री बता रहा है। इनफैक्ट ये इसकी एक स्कोप है कि हैश प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल, तो मैं इस लाइन ऑफ कोड्स को, ये इन टू लाइन ऑफ कोड को हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पैरेलल करना चाह रहे हैं। और देन ओएमपी अंडरस्कोर सेट अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर ऑफ थ्रेड्स, ये बता रहा है कि हमारे पास टोटल कितने टाइम ऑफ थ्रेड्स या कितने टाइम ऑफ पैरेलल वर्जन ऑफ दिस कोड वुड बी क्रिएटेड। तो मैं सिंपली यहाँ पर ओ एम पी अंडरस्कोर सेट ऑफ नंबर ऑफ थ्रेड्स यहाँ पर मैं पास करके यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल रीजन या पैरेलल एग्जीक्यूशन यहाँ पर जो वो मैं मेंशन कर सकता। ओके, सो अगेन दिस इज अ पैरेलल डायरेक्टिव, जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास डायरेक्टिव्स हो सकते हैं जो कि हमारे इस ऑपरेशंस को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जो पैरेलल रीजन है, ऑब्वियसली ये क्या काम कर रहा होता है कि जब भी एक पैरेलल का वर्ड हम यूज करेंगे तो ये उस ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल थ्रेड्स की फॉर्म के अंदर जो होगा वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। और फिर डेफिनेटली वो डायरेक्टिव या पैरेलल डायरेक्टिव जैसे ही फाउंड होता है, तो हमारे पास जो टीम ऑफ थ्रेड्स होगी, जैसे भी हम अपने फॉर्क एंड जॉइन एग्जीक्यूशन मॉडल में हम देख रहे थे कि मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होगा जिसकी सीरियल एग्जीक्यूशन होगी, और उसके बाद जो ऑब्वियसली हमारे पास एक मास्टर जो थ्रेड बी क्रिएट होता है या मास्टर थ्रेड बी होता है, और उसके बाद जो बाकी होंगे वो डेफिनेटली हमारे पास जब उसकी जो टीम ऑफ थ्रेड्स है जो फॉर्क हो रहे थे वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, एंड अगेन दीज आर दी सम डिफरेंट क्लॉजेस जो कि हम पैरेलल डायरेक्टिव के साथ यूज करते हैं। इफ की क्लॉज यूज कर सकते हैं, प्राइवेट की क्लॉज यूज कर सकते हैं, शेयर्ड की क्लॉज यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स की क्लॉज यूज कर सकते हैं। सो हम वन बाय वन जो है वो कुछ आज की क्लास में और कुछ आने वाली क्लासेस के अंदर हम इन सब की कुछ जो है वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे, कुछ कोड के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, और हम उनके आउटपुट के अंदर के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि अगर मैं प्राइवेट यूज करूँ और शेयर्ड यूज करूँ तो बेसिकली इसमें लॉजिकली क्या डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। ओके, अब जो पहला क्वेश्चन हमने वहां पर स्टार्ट किया था कि हम उस कोड को या किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ कोड को हम पैरेलल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितने कितने थ्रेड्स हमें रिक्वायर्ड है। लाइक इन प्री पी थ्रेड्स के अंदर जब आप एक लूप के थ्रू आप फॉर का लूप आप चला रहे थे, तो वहां पर आप डिफाइन कर रहे थे कि मुझे 4 या 5 या 10 या 20 या वट एवर नंबर ऑफ थ्रेड्स यू कैन डिसाइड इट। बट यहाँ पर हम हाउ मेनी थ्रेड्स, हम कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स को पास कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन इन सारे ऑप्शंस के थ्रू हम नंबर ऑफ थ्रेड्स तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो इनकी प्रेसिडेंस है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास उस कोड में इफ क्लास यूज की जा रही है, तो इफ के ट्रू होने की बेस के ऊपर जो हम नंबर ऑफ थ्रेड्स डिसाइड करेंगे तो उसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होगी। अदरवाइज मैं नंबर ऑफ थ्रेड्स क्लॉज को यूज करते हुए मैं नंबर ऑफ थ्रेड्स डिफाइन कर सकता हूँ। मैं ओ एम पी अंडरस्कोर सेट अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर थ्रेड, जो कि एक लाइब्रेरी फंक्शन है, इसके थ्रू भी मैं नंबर ऑफ थ्रेड्स डिसाइड कर सकता हूँ। उसके बाद ओ एम पी अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर थ्रेड्स में इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल, जो कभी मैंने आपको बताया कि हम एक कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी हम इसको पास कर सकते हैं। और देन अगर हम कुछ भी नहीं करते तो डेफिनेटली जो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी कि जो नंबर ऑफ सीपीयूज ऑन नोड हैं या आपके पास एक सिंगल मशीन के ऊपर जितनी कोर्स हैं, तो वो उनको कंसिडर करते हुए जो होगा वो पैरेलल एग्जीक्यूशन करना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली इस तरह से करके जो है वो हमारा जितना भी जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ओके, सो सिमिलरली जैसे भी इफ की क्लॉज है, तो अब जस्ट यहाँ पर आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ। एक्चुअल हम एग्जांपल अभी एक दो स्लाइड्स के बाद फिर हम उस एक्चुअल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो हैश प्रैग्मो एमपी पैरेलल इफ, तो मुझे यहाँ पर इफ यहाँ पर कुछ स्केलर एक्सप्रेशन मेंशन करना होगा। मीन मेरे पास यहाँ पर कोई भी कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई एल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं होती तो बेसिकली वही जो कोड होगा वो एक दफा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मीन उसका सीरियल वर्जन जो होगा वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इफ क्लॉज के केस में हम क्या करते हैं, हैश प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल, ये मैंने भी बता दिया डायरेक्टिव है, और उसके साथ मैं क्लॉज पास कर सकता हूँ इफ की, जो कि कंडीशनल होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उस कंडीशन ट्रू होने के केस में मैं जितना नंबर ऑफ थ्रेड्स एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो यहाँ पर कोई एल्स कंडीशन नहीं होती है, जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उस कोड को सीरियल वर्जन में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, हैश प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल इफ एनपी अंडरस्कोर ऑफ वन, एनपी समथिंग अ वेरिएबल, या आप यहाँ पर कह सकते हैं कोई भी नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं, कोई भी कंडीशन, कोई भी एक वेरिएबल है जहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो नंबर ऑफ थ्रेड्स मैंने यहाँ पास किए होंगे, जो भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी 5 10 20 30, तो इस कंडीशन के ट्रू होने के केस में ये जो सेक्शन ऑफ कोड होगा जो कि डॉटेड के साथ मेंशन किया गया, वट एवर द फंक्शनलिटी आई एम परफॉर्मिंग अंडर दिस कंडीशनल स्टेटमेंट, तो ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो
जाती है तो उस केस के अंदर डेफिनेटली ये जो कोड होगा इसकी सीरियल वर्जन जो होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरी बात हमने देखी थी कि ओएमपी सेट नंबर ऑफ थ्रेड फंक्शंस के थ्रू भी हम नंबर ऑफ थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया कि जो टोटल थ्रेड्स है मेरे पास वो 8 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कोई कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये सेकंड वे है या एन अदर वे है कि मैं नंबर ऑफ थ्रेड्स को कैसे डिसाइड कर सकता हूँ। तो सिंपल बिफोर राइटिंग द हैश प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल, तो मैंने यहाँ पर ओएमपी अंडरस्कोर सेट अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर थ्रेड्स यहाँ पर मैंने बता दिया, डिफाइन कर दिया कि टोटल थ्रेड्स कितने हैं। तो जो नंबर ऑफ थ्रेड्स मैं यहाँ पर पास करूंगा, तो ये जो नेक्स्ट जो मेरे पास चंक ऑफ कोड आ रहा है जिससे पहले मैंने हैश प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल डिफाइन किया हुआ है, तो बेसिकली ये इतने टाइम इसके जो थ्रेड्स होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे। मीन ये कोड पैरेलल में एग्जीक्यूट होगा और उसकी जो एग्जीक्यूशन होगी बेसिकली उसके अगेंस्ट जो होगा वो 8 थ्रेड्स के अंदर इस कोड को जो है वो स्प्लिट कर देगा, डिवाइड कर देगा। अगर आपको इससे ज्यादा थ्रेडिंग रिक्वायर्ड है तो आप नंबर ऑफ थ्रेड्स को चेंज कर देंगे, और अगर हमें लेस थ्रेड्स रिक्वायर्ड होंगे तो डेफिनेटली उसके लिए हम जो है वो इससे लेस नंबर ऑफ थ्रेड्स को चेंज करके हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली चौथी जो एग्जांपल हमने देखी थी या जो प्रेसिडेंस में हमने बात की थी वो थी इन्वायरमेंट वेरिएबल की। तो यहाँ पर आता है ओएमपी अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर थ्रेड्स। तो मैं यहाँ पर कमांड लाइन के थ्रू अगर मैं ये कमांड मेंशन करता हूँ एक्सपोर्ट ओएमपी नम अंडरस्कोर थ्रेड इज इक्वल टू 4, तो इसके थ्रू भी बेसिकली हम नंबर ऑफ थ्रेड्स है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट वे लाइक हाउ वी कैन डू एंड हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द कोड इन पैरेलल फैशन। तो अब अगर हम यहाँ तक इस बात को कंक्लूड करने की कोशिश करें बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेशन, कि जिस केस के अंदर हम इन सारे कोड्स की एक एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो वो क्या होगा कि एक्चुअली ओपन एमपी क्या है। ओपन एमपी के अंदर डायरेक्टिव्स का क्या कॉन्सेप्ट है, लाइब्रेरी फंक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, और ओएमपी किस तरह इम्प्लिसिटली हमें हेल्प आउट करता है प्रोग्रामर ड्रिवन अप्रोच को, या प्रोग्रामर को किस तरह से फैसिलिटेट करता है कि हम इन डायरेक्टिव्स को, इन क्लॉजेस को, इन लाइब्रेरी फंक्शंस को या हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यूज करते हुए हम अपने कोड को जब वो पैरेलल वर्जन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी ऑफ कोर्स जैसे मैंने आप सबको बल्कि ऑल सेक्शंस को हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों ने जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेने, आप वर्चुअल मशीन वगैरह इंस्टॉल कर लें। सो नो आप जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो कंप्यूटर मशीन हैं वो प्रीपेयर्ड हैं कि हम उसके ऊपर जो है वो कोई भी पैरेलल वर्जन ऑफ कोड विद द हेल्प ऑफ द ओएमपी हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बेसिकली इस अजम्पशन के साथ कर रहा हूँ कि आपके पास जो इन्वायरमेंट है वो अवेलेबल है, मौजूद है, वो प्रीपेयर्ड है। और अब मैं जो एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने प्लीज उनके लिए उन सारी वीडियोस उन सारी एग्जांपल्स को वन बाय वन आपने रन कर लेना है, ताकि जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स की जो आउटपुट हमारे पास आ रही है आपके पास भी वही आनी चाहिए। तो इन दिस वे यू शुड हैव सम द फंडामेंटल टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ओएमपी को यूज करते हुए आप किस तरह से जो अपने सीरियल वर्जन ऑफ प्रोग्राम से आप उनके पैरेलल वर्जन को जो है वो उनको थ्रेडिंग्स की फॉर्म में या उनको एक पैरेलल पैटर्न के अंदर आप किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।